नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजिल इंडिया के एक और इंस्पायरिंग और धमाकेदार पॉडकास्ट में। क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे अधिकारी जो सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राउंड पे उतरकर समस्याओं को हल करने पर विश्वास रखते हैं। एक ऐसा नाम जो प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए जाने जाते हैं। तो मिलिए गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम श्री वैद्यनाथ उरांव सर से। आज उनसे बात कर हम जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में उन्हें क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, करप्शन को लेकर क्या विचार रखते हैं, उनके विचारों के बारे में आज हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। वेलकम सर। सबसे पहले सर हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपका यहाँ तक का जर्नी कैसा रहा। देखिए, मैं बिल्कुल गाँव परिवेश से निकल करके और वहाँ से चल करके अब गोड्डा पहुँचा हूँ। और इसके बीच में बहुत सारी कहानियाँ हैं, कथा है, वो आगे चल के बात करेंगे। बिल्कुल सर। आपने सिविल सर्विस ज्वाइन करने का फैसला कब और क्यों लिया? मेरी शुरू से ही तमन्ना रही कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, और मेरे ख्वाब जो है शुरू से ही बड़ा ख्वाब देखने का रहा है। और मैं चाहता था कि कोई कहीं न कहीं भी रहूँगा तो किसी न किसी अच्छे पद पे ही रहूँ। और उसी जुनून और जज्बा ने मुझे लगता है कि यहाँ पे खींच के ले आया, और मैं इस सर्विस में आने के लिए अपने आप को कामयाबी हासिल किया। आपके लाइफ में क्या कोई टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल, हर एक किसी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट तो रहता ही है। मेरे जीवन में भी टर्निंग पॉइंट आया। मैं जिस गांव में रहता था और जिस परिवेश में रहता था, समझिए तो वहाँ बिजली भी नहीं थी और वैसे कोई संसाधन भी नहीं थे जहाँ रह करके कुछ इस प्रकार का ख्वाब देखा जा सके। तो वहाँ से जब मैं निकला राजधानी रांची के लिए, तो रांची में आने के बाद फिर मेरा जो कारवां है, जो सिलसिला है, धीरे धीरे सने आगे बढ़ता चला गया। और मैं भी कहीं न कहीं इस मुकाम पे पहुंचने में कामयाब रहा। सर, एसडीएम का डेली लाइफ कैसी होती है? देखिए, एसडीएम का लाइफ कहा जाए तो बिल्कुल ही 24/7 डेज का है। एसडीएम का जो है मूल रूप से विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। और लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है, वो कब किस समय आएगा कोई ठिकाना, कोई अता पता नहीं रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि बाकी जब छुट्टी मना रहे होते हैं तो हम लोग और खासकर पुलिस प्रशासन के लोग, उनको तो रहना ही रहना है, लेकिन एसडीएम का भी पद भी उसी हिसाब से रहता है। और मुख्य रूप से 3-4 काम एसडीओ को देखना पड़ता है, जिसमें मुख्य रूप से पहला है लॉ एंड ऑर्डर का, दूसरा है जो न्यायालय संबंधी कार्य है, और तीसरा इलेक्शन का जो महत्वपूर्ण रहता है। इलेक्शन विधानसभा चुनाव में एसडीओ जो होते हैं, आरओ होते हैं। तो ये 3 काम मुख्य रूप से। उसके अलावा भी आप ये कह सकते हैं कि जूता सीने से लेकर चंडी पाठ तक अगर कुछ भी उस टाइप का काम आएगा तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ज़्यादातर को करना पड़ता है और मज़ा भी आता है। सर, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रशासनिक चुनौतियाँ क्या लगती है आपको? देखिए, मैं गोड्डा में आने से पहले मेरे को बहुत तरह के लोग बोले थे कि बहुत ही टफ डिस्ट्रिक्ट है, राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन मैं यहाँ आया और आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वैसे भी कोई खास चुनौतियां नहीं है। काम करने का जज्बा होना चाहिए, लोगों के साथ एक अपनत्व का भावना होना चाहिए, और वो कहीं न कहीं मेरे अंदर है। तो इसी का बेनिफिट हमको मिला। और गोड्डा में आपको बताना चाहेंगे कि मेरा 2.5 साल कंप्लीट होने जा रहा है जी। और 2.5 साल आज भी मुझे लगता है कि मात्र 2.5 दिन हुआ है, ऐसा लगता है। तो 2.5 साल कब बीत गया, कैसे बीत गया, ये मुझे पता ही नहीं चला। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से पहले सर आपका पोस्टिंग कहाँ हुआ था? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से पहले मैं कई डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ।
मेरी पहली पोस्टिंग आप जानना चाहेंगे तो मेरी पहली पोस्टिंग रही है पश्चिम सिंहभूम के, जहाँ चाईबासा जिला, चाईबासा के नाम से जानते हैं, वो मनोहरपुर प्रखंड। उस समय वन ऑफ द नक्सल ब्लॉक हो, और यूँ समझिए कि उस समय जब हमारी पोस्टिंग हुई थी तो नक्सल का वहाँ पैरेलल गवर्नमेंट चलता था। तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई मनोहरपुर पश्चिम सिंहभूम। वहाँ से निकल के मैं गया पलामू डिस्ट्रिक्ट, छतरपुर ब्लॉक। वहाँ से जब निकला तो वहाँ से मुझे फिर जाने का मिला गिरिडीह जिला का पीटाड़ ब्लॉक, और वहाँ से जब निकला तो उसके बाद कोडरमा जिला का सतगांव ब्लॉक। और जितने भी ब्लॉक का मैं नाम ले रहा हूँ या जिला का नाम ले रहा हूँ, सभी नक्सल प्रभावित जिला या प्रखंड रहा है। और हमारे मित्रगण टिप्पणी भी करते थे कि ये तो नक्सल स्पेशलिस्ट हो गया है, इसका पोस्टिंग नक्सल एरिया में ही होता है। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में है तो झारखंड के किसी भी कोने में जाके काम करना है। और आपको बताना ये चाहेंगे कि चाहे कोई भी जिला रहा हो, चाहे नक्सल की गतिविधियां रही हो, चाहे राजनीतिक गतिविधियां रही हो, मेरे को खासकर कभी किसी जिले में दिक्कत नहीं हुई, किसी भी ब्लॉक में दिक्कत नहीं हुई। मैं मनोहरपुर में पूरे 5 साल रहा हूं, मतलब कुल एकदम एग्जैक्ट 5 साल वहां पे रहा हूं। हालांकि ट्रांसफर हो चुका था लेकिन किसी कारण से विरमित नहीं हो पाया, तो 5 साल वहां बिताया। और उससे भी ज्यादा समय मैंने बिताया सतगांव में। तो आप अगर कभी मौका मिले तो चले जाइएगा उन प्रखंडों में, तो शायद मुझे याद करने वाले बहुत तरह लोग मिल जाएंगे। ये मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना इज्जत और जो काम करने का जज्बा है वो मैंने सभी जगह दिखाया, और काम करने के लिए आए तो करेंगे। सर, अब तक आपने कितने मेजर इशू पर्सनली हैंडल किए, चाहे वो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में हो या कहीं और? देखिए, इशू तो काउंट करके नहीं रखा जा सकता, लेकिन बहुत सारे इशूज आए, बहुत ही टफ सिचुएशन आए, लेकिन अपना जज्बा जो है, जोश है, जुनून है, काम करने का जो उमंग है, उसके बल पर हमें लगता है कि कहीं भी कोई इंसिडेंट या वैसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। मैं एक एग्जाम्पल का उदाहरण आपको देना चाहूँगा। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट की ये बात है, यहाँ पे गणतंत्र जो महोत्सव होता है, राष्ट्रीय गणतंत्र महोत्सव, और मेरी पोस्टिंग जब हुई थी तो हमको लगता है फर्स्ट टाइम हम गणतंत्र महोत्सव यहाँ पे शरीक हुआ था, और यह मेला यहाँ पे लगता है। और उस समय कुछ राजनीतिक गतिविधि इस प्रकार की आई कि बीच में हम लोगों को, बीच में मतलब पीक आवर में जो मेला चल रहा था उस समय हम लोग को बंद कराना पड़ा। डीसी साहब का निर्देश आया कि नहीं, 1 घंटा के अंदर मेला बंद होना चाहिए। और मैं नया था, भाई कैसे करेंगे, लेकिन फिर हुआ कि नहीं, फिर अपने जो मातहत लोग हैं, पुलिस पदाधिकारी सभी से बात किए। फिर हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाया, भाई बॉस का आदेश मिला है तो उसको हर हाल में करना है और 1 घंटा के अंदर करना है। हम लोगों ने प्रयास किया, और चूंकि गोड्डा के लोग काफ़ी भद्र हैं, थोड़ा विरोध भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया, और 1 घंटे के अंदर मेला हम लोगों ने बंद करा दिया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उस समय चुनौती थी, जो हमने सफलतापूर्वक एज ए SDO के रूप में करने का काम किया है। बाकी तो आप सभी गोड्डा के लोग हैं, आप भी गोड्डा से कई कार्यक्रमों में आप मिलती भी हैं। जी सर। और एक नया आपने जो ये शुरुआत की है, ये बहुत ही अच्छी पहल है, तो निश्चित रूप से आपने भी देखा होगा। जी सर। सर, PM आवास, मनरेगा जैसी गवर्नमेंट स्कीम ग्राउंड लेवल पर कितना इफेक्टिव है? देखिए, गवर्नमेंट 2 तरह के स्कीम चलाती है, एक कल्याणकारी रहता है और दूसरा विकास संबंधी या डेवलपमेंट वर्क रहता है।
तो जहाँ तक आपका कहना है कि पीएम आवास और मनरेगा का दोनों ग्रामीण विकास भारत सरकार और राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और आज भी आज़ादी की इतने वर्षों के बाद भी लोगों के आवास की आवश्यकता है और हर किसी की दिली इच्छा होती है कि मेरा भी अपना खुद का घर हो, पक्का घर हो, जहां हम गर्व के साथ फक्र के साथ रह सकें। तो नो डाउट आम जनजीवन में जो जिनके पास मकान बनाने की क्षमता नहीं है वैसे लोगों को एक प्रोत्साहन के रूप में, एक सहयोग के रूप में सरकार की ओर से प्रदत्त ये जो राशि दी जाती है वास्तव में काबिल तारीफ है और बहुत ही इफेक्टिव है। आप चले जाइए कभी भी जनता दरबार या किसी भी प्रकार का जो आपका प्रशासन आपके द्वारा वगैरह कार्यक्रम होता है तो सबसे ज़्यादा आवेदन जो होता है आवास का आता है। तो इससे ये समझ सकते हैं कि आज के लोगों की आवास की कितनी ज़रूरत है। दूसरी बात, मनरेगा की बात करें तो अगर देश का विकास करना है, उसको आगे ले जाना है, हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना जरूरी है। तो मनरेगा एक ऐसा स्कीम है जो 100 से लेकर के 150 दिन का रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। जो कोई भी रोजगार की मांग करता है उनको रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान है और अगर समय पर रोजगार उनको मुहैया नहीं करा पाया तो इसमें बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान किया गया। और ये केवल योजना नहीं बल्कि एक अधिनियम है जो अधिनियम से एक्ट से गाइड है। तो दोनों स्कीम का ग्रामीण विकास के मामले में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी अलग अलग नामों से इस स्कीम को संचालित किया जाता है। खासकर आवास को दोनों जगह इसकी आवश्यकता है। एक सर्टेन पीरियड तक निश्चित रूप से लोगों को, अगर सभी लोगों को आवास मिल जाएगा उसके बाद इस स्कीम को बंद किया जा सकता है। क्या इनका कोई दुरुपयोग है? दुरुपयोग की बात करें तो ऐसा तो कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। कुछ लोग जो होते हैं हर एक काम में मीन मेक निकालने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपना जो मूल स्टेटस है उसको छिपा करके और आवास प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये पूरी पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को मुहैया कराया जाता है, इसलिए गड़बड़ी की संभावना ना के बराबर है। सर, ऐसी कोई गवर्नमेंट स्कीम जो अभी तक पब्लिक में नहीं जाना गया लेकिन उसको जानना जरूरी है? देखिए, जहाँ तक पब्लिक की बात करें तो पब्लिक को तो हमें लगता है कि पब्लिक आज भी उतना अवेयर नहीं, उतना जागरूक नहीं है जो कि लोगों को वहाँ तक पता रहे। तो हमें लगता है सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे किसी भी प्रकार की योजनाएं की बात करें, उनको जागरूक आज भी करने की ज़रूरत है। और पब्लिक जितना जागरूक होगा और जितना योजनाओं को समझेंगे, हमें लगता है उसको लागू करने में उतने ही हम कामयाब हो पाएंगे और लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। मैया सम्मान योजना जैसे योजनाओं को लेकर आपका क्या अनुभव है? देखिए, मैया सम्मान योजना का जो है मेरा जो जहाँ तक अनुभव है, लोग इसके प्रति काफ़ी आकर्षित होते हैं और अब सरकार ने इसको लागू किया है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सोच समझ के ही किया होगा। इसमें हम ज़्यादा क्या टिप्पणी करेंगे। क्या यह वास्तव में सफल है? निश्चित रूप से देखने में तो लग रहा है सफल। क्या आपने पर्सनली कोई ऐसा इनिशिएटिव्स किए हैं जिससे लोगों में बदलाव आया है? देखिए, जहाँ तक मेरे पर्सनल इनिशिएटिव की बात है तो मेरा मतलब पब्लिक लाइफ में भी, मतलब व्यक्तिगत जीवन में भी, मतलब सरकारी योजनाओं को छोड़ करके भी बहुत सारे सामाजिक गतिविधियों में मैं लगातार भाग लेता रहता हूँ। और भाग लेने का उद्देश्य मेरा यही रहता है कि लोग उससे मोटिवेट हों, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले
और इस नाते हमने देखा है कि लोग बहुतों को इसकी प्रेरणा मिली है और लोग आगे बढ़े हैं। और ये तुरंत पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जब दूसरे लोग कहीं से मिलते हैं कि सर आपने ये किया था तो ये हुआ। हाँ, इस प्रकार बहुत जब वो वैसा संदेश देखने सुनने को मिलता है तो निश्चित रूप से अंदर से बहुत खुशी होती है कि चलो हमने भी कुछ किया। सर, इस पोजीशन में पब्लिक और पॉलिटिक प्रेशर बहुत रहता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, पब्लिक और पॉलिटिक्स का प्रेशर तो रहता ही रहता है, क्योंकि हम उसी माहौल में उसी परिवेश में रहते हैं। लेकिन अपना काम ही है मैनेज करना, और जब अच्छे से हम मैनेज कर पाते तभी जाकर को धरातल पर सही से उतर पाता। तो राजनीतिक हो चाहे पब्लिक हो, प्रेशर तो रहेगा ही, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और उसका सामना करते हुए और अंतिम से अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ कैसे मिले, इसके लिए सतत प्रयास रहता है और करते रहते हैं। तो क्या कभी प्रेशर में ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ा हो जो बाद में बदलना पड़ा? नो, ऐसा नहीं। हम लोग जो भी काम करते हैं, चाहे कितना भी प्रेशर हो, किसी के द्वारा भी प्रेशर दिया जा रहा हो, अगर वो नियम संगत नहीं है तो हम अपना गला फंसा के वो काम नहीं करेंगे। वो पोलाइटली बता दिया जाता है कि चूंकि ये काम होने लायक नहीं है, इसलिए भाई इसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, ये संभव नहीं है, इसलिए इसको ना ही किया जाए तो अच्छा रहेगा। और लोग मानते हैं, वो भी समझते हैं कि चलो नियम संगत नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इतनी जिम्मेदारियों के बाद आप अपना खुद का पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस हुआ, ये सब मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, आज के भागम भाग जिंदगी में हमें लगता है कि स्ट्रेस तो सभी को है। बिल्कुल। अगर कोई कहता है कि हम बिल्कुल एकदम पंचुअल हैं, मेरे अंदर कोई वैसे तनाव नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो वो झूठ बोलता है। लेकिन देखिए, जीवन है, जीवन एक संघर्ष का नाम है, तो निश्चित रूप से वो तनाव चाहे बहुत तरह की चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन उसी में बीच का रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ना है। और चूंकि इस लाइन पे आए हैं तो काम तो करना ही है। चुनौतियां अपनी जगह पे, स्ट्रेस अपनी जगह पे है, लेकिन सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। और मेरे साथ खास करके वैसी गंभीर चुनौतियां या वैसी कोई मानसिक स्थिति नहीं आई है। मैं खुद कूल रहने वाला हूं, तो सारा हैंडल हो जाता है, कर लेता हूं। क्या इस जॉब में पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? निश्चित रूप से, चूंकि करना पड़ता है कई बार, जैसे कि बहुत जरूरत है, परिवार के संग रहना है, लेकिन पर्व त्योहार है, लेकिन थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और इसके लिए परिवार के लोग भी मतलब कहीं न कहीं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। मेरी वाइफ तो कहती है कि आपको हमने सरकार को सुपुर्द कर दिया है। सर, एक सरकारी अधिकारी को काम करने में सबसे बड़ी बाधाएं क्या होती हैं? देखिए, बाधाएं बहुत हैं, छोटी छोटी बाधाएं बहुत हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कार्य करने की जज्बा है, क्षमता है, सबको ले दे के चलने की बात है, आप करने में सक्षम है, तो कोई बाधा नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि सेटिंग या पैसा से काम उसके बिना काम नहीं होता है, इस पे आप क्या बताएंगे? नहीं, बिल्कुल गलत धारणा है। अगर आप काम के लिए आए, आपका काम होने लायक है, तो निश्चित रूप से किया जाएगा। देखिए, सेटिंग वहीं पे होता है या पैसा देने के लिए या पैरवी के लिए लोग प्रयास वहीं पे करते हैं जहां कुछ न कुछ गड़बड़ रहता है। तो ये धारणा है कि बिना पैसा दिए हुए, बिना पैरवी के कोई काम नहीं होता है, मेरे हिसाब से बहुत ही गलत धारणा है। थोड़ा कुछ बहुत हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तो इस धारणा को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, इस धारणा को बदलने के लिए आप आइए, जेन्युइन काम लेकर के आइए, पदाधिकारी के पास जाइए, आंख से आंख मिला के बात करिए, अपनी बातों को रखिए। अगर आपका काम नहीं होता है
तब फिर वहाँ पे पदाधिकारी जवाबदेह हों, और आपका काम हो जाता तो बिना मतलब का फूकी दलील देने से काम नहीं चलने वाला। सर, आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। आपको क्या चीज़ का शौक है, आप क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, पर्सनल लाइफ की बात करेंगे तो मैं एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की तरह हर फन वाला व्यक्ति हूँ। जिस प्रकार से सब्जी में आलू और टमाटर की बात करते हैं, मैं उसी तरह से हूँ, जहाँ भी डाल दिए फिट हो जाऊंगा। वैसे मेरा शुरू से ही रहा है, मैं लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, और बहुत सारे मेरे गीत हैं, कविताएं हैं, और मैं अखबार में फ्रीलांसर भी रह चुका हूँ। तो सर, आपको गोड्डा डिस्ट्रिक्ट कैसा लगा? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट तो मैं काफ़ी सुन रखा था। गोड्डा पॉलिटिकली बहुत चैलेंजिंग जगह है, ऐसा मैं सुन रखा था, और जितना मैं सुन रखा था यहाँ आने के बाद उसका जस्ट मैंने उल्टा देखा है। ठीक है, हो सकता है किसी के लिए, लेकिन मेरे लिए वैसा कुछ रहा नहीं। और लोग बताते हैं कि गोड्डा बहुत ही ग्रामीण कस्बा नुमा हुआ करता था, लेकिन अभी तो यहाँ गोड्डा काफ़ी बदल चुका है जी। और ख़ासकर यहाँ के लोग, चाहे कल्चरल साइड में हो, चाहे बौद्धिक दृष्टि से हो, चाहे आम लोगों की बात करें, काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पदाधिकारियों का हौसला अफजाई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में काम करने में मन भी लगता है, और दुगुने उत्साह से काम करने का मन करता है, और करते भी हैं। जो यूथ सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हो सके उसमें चुनौतियां आ सकती हैं, कभी आप असफल भी हो सकते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है उसको बरकरार रखिए, और जब बरकरार रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता हाथ लगे ही लगे। जिस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि बिना कुछ किए नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी। तो कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी, चाहे किसी भी प्रोफेशन में। आप गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। यहाँ हमने देखा कि ईसीएल है, अडानी है, और कई इंडस्ट्री यहाँ पे आने वाली है, और सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद यहाँ पे रेलवे आई है। रेलवे का कनेक्टिविटी उसका विस्तार होने वाला है, 4 लेन सड़कें बनी हैं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं तो इसका फ्यूचर ब्राइट ही देखता हूँ। गोड्डा जनता को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? गोड्डा की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार का विश्वास बनाए रखें हैं, आगे भी बनाए रखें, और ख़ासकर यहाँ एक प्रचलन में सुनने में आता है कि बिना पैरवी और पैसा के कोई काम नहीं होता है। जी। ये इस धारणा को आप बाहर निकालें, और आप आएँ, आपका जेन्युइन काम है तो निश्चित रूप से होगा। गलत काम कराना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उसमें फिर आपको दिक्कतें, परेशानी हो सकती है। यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं अभी वर्तमान में, खासकर सभी ऊर्जावान हैं, काम करने वाले लोग हैं। हमारे डीसी मैडम भी हैं, बहुत ही एनर्जेटिक है। तो निश्चित रूप से आने वाले और भी पदाधिकारी इसी प्रकार के आएंगे और काम होगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जनता और जो प्रशासन के लोग हैं। अगर दोनों यूनाइट होकर के कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, तो निश्चित रूप से बदलाव की बयार बहेगी, और यही करने की जरूरत है। चलिए सर, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं, आपको आंसर तुरंत में देना होगा। हाँ बिल्कुल। टी या कॉफी? कुछ नहीं। फील्ड वर्क या ऑफिस वर्क? दोनों।
टफ डिसीजन या सेफ डिसीजन? टफ ही। गोड्डा के लिए एक वर्ड। ऐतिहासिक। फेवरेट एक्टर? एक्टर तो सभी हमारे लिए फेवरेट, कोई भी है। फेवरेट राइटर? वैसा कोई अभी ध्यान में नहीं आ रहा। फेवरेट फूड? गोड्डा के लिए हाँ। मैं तो सब कुछ खा जाता हूँ, कुछ भी आपका मिल कुछ जाए, तो प्यार से favorite कुछ होगा? भी मिल जाए तो सब फेवरेट। सर आपके साथ पॉडकास्ट करके अच्छा लगा सर, आप अपना कीमती समय हमारे पास आके साथ दिए। निश्चित रूप से आपने एक अच्छी पहल की है और स्टार्टअप लाई है, जी सर। और आपके जैसे जितने भी युवा लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि सब लोग आगे आए, और आपने एक बहुत अच्छी पहल की है और मुझे जी बुलाया सर। स्पेशली। तो मुझे तो बुलाया जाता तो मैं तो निश्चित रूप से जाने का प्रयास करता हूँ, और आज आपके बीच हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि Thank you, आप sir. इसी प्रकार से ग्रो करके बहुत ऊंचाइयों तक जाए। और आज हम लोग एक छोटा सा कमरा में भी ये कर रहे हैं, जी सर। ये बहुत ही आगे चल के विशाल हो, और आपका यश कीर्ति गोड्डा ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैले, यही शुभकामनाएं। तो सर फाइनली पूरे पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा? मैं तो फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में आया हूँ, और इस प्रकार का कार्यक्रम मेरे लिए लगता है कि पहला है, और एक अच्छा अनुभव भी रहा है, और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। और हम चाहेंगे किसी मुद्दे पे और भविष्य में भी अगर बात करने की नौबत आएगी तो मैं सहज तैयार हूँ, आप याद कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर थैंक यू। थैंक यू।